Welcome students to All About Civil. Environmental Studies, Soil Pollution. टॉपिक हम कवर कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया है कि क्या क्या कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं किसी भी टाइप के वेस्ट को। कोई भी सॉलिड वेस्ट अगर आ रहा है हमारे पास तो हम उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप का जो कूड़ा है, जो वेस्ट है, उसको डीजनरेट करने में कितना टाइम लगता है। यानी कि अगर हमारे पास एक प्लास्टिक बैग है, एक हमारे पास वुड का कुछ है और एक हमारे पास कपड़ा है, तो हम अब पढ़ेंगे कि किस किस चीज़ में कितना कितना टाइम लगता है। तो हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसमें लिखा है टाइप ऑफ लिटर एक साइड, दूसरी साइड लिखा है अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकन टू डीजनरेट द लिटर। यानी कि उसको डीजनरेट करना मीन्स किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर देना। अब वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है किसी और फॉर्म में, किसी और रूप में, तो ये डीजनरेशन बोलते हैं। तो देखो, सबसे पहला है ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज वेजिटेबल एंड फ्रूट एंड पील्स लेफ्ट ओवर फूड स्टफ एक्सेट्रा। तो यानी कि कितना भी ऑर्गेनिक कूड़ा अगर होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि वेजिटेबल हो गई, फ्रूट और वेजिटेबल के छिलके हो गए, या फिर कुछ भी हमारा खाने पीने का आइटम बचा है, तो ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर आता है। तो इसको कितना टाइम लगता है? ऑर्गेनिक वेस्ट को टाइम लगता है अ वीक और 2, यानी कि 1 से 2 हफ्ते लगते हैं इसको डीजनरेट होने में, यानी कि किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होने में। आप अगर एक ब्रेड लोगे या फिर एक रोटी लोगे और उसे अलग से जगह रख दोगे, तो आप देखोगे एक दिन वैसी रहेगी वो, फिर वो धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाएगी रोटी, सूखते 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 वो हार्ड हो जाएगी और फिर उस पर फंगस वंगस लगना शुरू हो जाएगा और ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो 1 से 2 वीक लगते हैं किसी भी चीज़ को जो ऑर्गेनिक है उसको अपनी फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलने में। तो ऑर्गेनिक वेस्ट का हमने पढ़ लिया है कि अ वीक और 2, यानी कि 1 से 2 हफ्ते लग रहे हैं। पेपर के लिए हमें लगता है 10 से 30 दिन। कोई भी पेपर अगर है तो 10 से 30 दिन लगता है उसको डीजनरेट कराने में। अब नॉर्मल अगर हम पेपर रख देते हैं तो खुद से नहीं होता, उसको कराना पड़ता है डीजनरेट, तो उसको लगते हैं 10 से 30 दिन, यानी कि 10 दिन से 1 महीना करीब। कोई कॉटन का क्लॉथ है, कॉटन का क्लॉथ को कराने में लगते हैं 2 से 5 महीने। ऐसे ही कॉटन का क्लॉथ भी खुद से डीजनरेट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने कॉटन की शर्ट को अगर बाहर रख दिया तो वो डीजनरेट होने लगेगी। उस पर अगर हम कोई केमिकल एक्शन कराएंगे तभी जाके वो डीजनरेट होती है, अपनी फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो कॉटन के कपड़े को टाइम लगेगा, सूती कपड़े को टाइम लगेगा 2 से 5 महीने। वुड को टाइम लगेगा 10 से 15 दिन और वूलन आइटम्स 1 साल। टिन, एल्यूमिनियम एंड मेटल कैंस 100 से 500 साल तक लग सकते हैं किसी भी टिन, एल्यूमिनियम या फिर मेटल की कैन को बदलने में। प्लास्टिक बैग 1 मिलियन ईयर्स। अब प्लास्टिक बैग 1 मिलियन ईयर्स कम से कम है, इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं और लगते हैं, क्योंकि जब से हम पॉलीथीन देख रहे हैं वो अभी तक डिकम्पोज होना शुरू नहीं हुई, वो वैसे की वैसे ही हैं। अगर उनको सॉइल के अंदर दबा दिया तो वो सॉइल के अंदर भी वैसे की वैसी ही हैं। अगर हमने उसको समुद्र के अंदर बिल्कुल बॉटम में फेंक दिया तो वहाँ पर भी वो वैसे की वैसे ही रही। तो ये जो प्लास्टिक का फॉर्म है ये कभी चेंज नहीं होता है, ये वैसे ही रहता है। और अगर हो पा रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है इसको कन्वर्ट होने में, 1 मिलियन ईयर्स करीब। अब सोचो 1 मिलियन ईयर्स में हमारी कितनी जनरेशन निकल जाएंगी, लेकिन वो पॉलीथीन डीजनरेट नहीं हो पाएगी। और पॉलीथीन का यूज़ दिन पर दिन बढ़ रहा है, तो सोचो एक टाइम ऐसे आएगा कि पॉलीथीन ही पॉलीथीन दिखेगी हर तरफ, और पॉलीथीन से पॉल्यूशन तो होगा ही। और ग्लास बॉटल्स अनडिटरमाइंड। अगर हम ग्लास की कोई बॉटल रख देते हैं तो वो तो कुछ पता ही नहीं है उसका कि वो डिकम्पोज होगी भी या नहीं।
तो ग्लास बॉटल्स का हमारे पास कुछ अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कितना टाइम लगाते हैं, वो बिल्कुल वैसा ही रहते हैं। तो हमने पेपर, ऑर्गेनिक वेस्ट, कॉटन क्लॉथ, वुड, वूलन आइटम्स, टिन, एल्यूमिनियम एंड मेटल कैंस, प्लास्टिक बैग्स एंड ग्लास बॉटल्स, इन सब का हमने देखा कितना कितना टाइम लगता है इनको डीजनरेट कराने में। स्क्रीनशॉट हो गया होगा इसका। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेरियस सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब हमने अभी तक सॉइल पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि सॉइल पोल्यूशन कहाँ कहाँ से हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो सॉलिड वेस्ट है, यानी कि कोई भी वेस्ट सॉलिड फॉर्म में अगर है तो उसकी सोर्सेज क्या क्या है, यानी कि कहाँ कहाँ से सॉलिड वेस्ट जनरेट हो सकता है और बन सकता है। एवरी डे टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ एट वेरियस लैंडफिल साइट्स। हर एक दिन सॉलिड वेस्ट टन्स में आता है। टन्स, एक टन होता है 100 किलो, तो 100 किलो सोचो कितना, और उसमें भी टन्स हैं, बहुत सारे टन्स। इतना सॉलिड वेस्ट डेवलप हो जाता है किसी भी लैंडफिल पर, किसी भी लैंड के एरिया पर। दिस वेस्ट कम्स फ्रॉम होम्स, ऑफिसेस, इंडस्ट्रीज एंड वेरियस अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़। अभी जो वेस्ट आता है, ये वेस्ट कहाँ से आ रहा है? ये घर से आ रहा है, ऑफिसेस से आ रहा है, अलग अलग इंडस्ट्रीज से आ रहा है और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से आ रहा है। तो इन सब जगह से ये वेस्ट आ रहा है। द लैंडफिल साइट्स प्रोड्यूस फाउल स्मेल इफ वेस्ट इज नॉट स्टोर्ड एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। अब जितना भी ये कूड़ा है, सॉलिड वेस्ट इकट्ठा हुआ है, अगर हम इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं, यानी कि इसका कुछ इलाज नहीं करते हैं, तो इससे बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है, फाउल स्मेल। आपने देखा होगा जहाँ कूड़ा घर होता है तो वहाँ बहुत ही गंदी स्मेल आती है। तो अगर हम इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। सोचो कूड़ा घर में इतना सा कूड़ा है तब स्मेल आती है, जहाँ टन्स ऑफ कूड़ा रहता है वहाँ पर कैसी हालत होती होगी। तो अगर वेस्ट को हम प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो लैंडफिल साइट्स में गंदी स्मेल आने लगेगी। इट कैन पॉल्यूट द सराउंडिंग एयर एंड कैन सीरियसली इफेक्ट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन्स, वाइल्ड लाइफ एंड आवर एनवायरनमेंट। अगर हम इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, कुछ इलाज हम इसका नहीं ढूंढ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, जो आसपास की एयर है उसको पॉल्यूट कर देगा, दूषित कर देगा, और साथ में ह्यूमंस की हेल्थ, आसपास की जो वाइल्ड लाइफ है और एनवायरनमेंट, उसको ये पॉल्यूट कर देगा, दूषित कर देगा। द फॉलोइंग आर मेजर सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब हम कुछ मेजर सोर्सेज पढ़ेंगे कि सॉलिड वेस्ट के लिए क्या क्या हमारे पास मेजर सोर्सेज हो सकते हैं। तो हमारे पास सोर्सेज क्या क्या हैं? सबसे पहला है रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल यानी कि घर से जुड़ा हुआ जितना भी घर है, तो घरों से जितना कूड़ा आ रहा है उसको हम लेते हैं रेजिडेंशियल कैटेगरी में। Residences and homes where people live are some of the major sources of solid waste. अब रेजिडेंसेस, घर जहाँ पर लोग रहते हैं, वो बहुत बड़ा सोर्स है सॉलिड वेस्ट बनने का, यानी कि जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ सबसे ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा होता है। द गार्बेज फ्रॉम दीज प्लेसेस इंक्लूड फूड वेस्ट, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, लेदर, कार्डबोर्ड, मेटल्स, yard waste, ashes, and special wastes like bulky household items such as electronics, tires, batteries, old mattress and used oil. अब देखो आप रेजिडेंशियल में आप खुद से ही अपने घर में देखो क्या क्या कूड़ा निकलता है, क्योंकि हम रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या कूड़ा आ जाता है? गार्बेज, फूड का वेस्ट हो गया। सबसे पहले तो किचन की बात कर रहा हूँ, फूड का वेस्ट हो गया, उसमें सब चीज़ें आ गई, फल फ्रूट के छिलके, फल सब्जियों के छिलके, ये सब आ गया, पुराना खाना आ गया। साथ में प्लास्टिक, प्लास्टिक का हम इतना ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं आजकल, कोई
बाल्टी पुरानी है, या फिर कोई मग पुराना है, या फिर कोई खिलौना है पुराना, तो वो सब कुछ चीज़ें वेस्ट है, तो वो सब कुछ चीज़ें हम फेंक देते हैं, तो ये रेजिडेंशियल वेस्ट में इंक्लूड हो रहा है। फिर साथ में कागज़, कांच, लेदर, अब लेदर की बेल्ट भी हो सकती है, जैकेट भी हो सकती है, शूज़ भी हो सकते हैं, ये सब भी पुराना गत्ता, मेटल्स, यार्ड वेस्ट यानी कि ऐसे ही कूड़ा जो रहता है, यार्ड का वेस्ट, एशेज, राख, और स्पेशल वेस्ट होते हैं बल्कि, जैसे कि कोई बहुत, जैसे कुछ लोग होते हैं कि बहुत पुराना पुराना सामान रखा है, पुराना टीवी रखा है 50 या 60 साल पुराना, जो कि उसमें हम चेंज भी कराना चाहें तो उसके अंदर चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन हमने उसे रखा है, अब उसके अंदर के पार्ट्स ही नहीं मिल रहे हैं, तो वो हमारे बल्कि वेस्ट हो गया। अब उसका कुछ इलाज नहीं है, लेकिन बड़े घर वाले उसको फेंकने नहीं देंगे कि जब तक हम हैं तब तक आप नहीं फेंको। तो इस टाइप से कूड़े रखे रहते हैं, और वो हमें एज अ वेस्ट ही फेंकना पड़ता है, क्योंकि पुराना टीवी आप कितना भी, उसमें इतने पुराने पार्ट्स डले होंगे, या फिर कोई पुराना रेडियो है, या कुछ ट्रांजिस्टर है, पुराना डीवीडी प्लेयर है, कुछ ऐसा है जो अब यूज़ में ही नहीं है, आप उसको ना तो चेंज करा सकते हैं ना उसको सही करा सकते हैं, तो जो ऐसी चीज़ें हैं वो सब बल्कि वेस्ट में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर्स हो गया, बैटरीज, पुराने गद्दे, या फिर यूज्ड ऑयल, तो ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बल्कि वेस्ट के अंदर आ रही हैं, तो ये रेजिडेंशियल वेस्ट हो गया। मोस्ट होम्स हैव गार्बेजेस बिन्स where they can throw away their solid waste in, and later the bin is emptied by a garbage collecting firm or a person for treatment। अब ये सब हमारे घरों में होता है। पहले लोग क्या करते थे, पहले जितना भी कूड़ा इकट्ठा हुआ, कोई अगर खाली आसपास प्लॉट है तो वहाँ पर डाल आते थे, लेकिन अब कोई ऐसे नहीं करने देता, अपने प्लॉट के अंदर कौन कूड़ा डलवाएगा, तो अब हम प्लॉट में नहीं डाल सकते। तो अब क्या क्या चेंज आ रहा है, अब हम क्या करते हैं, डस्टबिन रखते हैं अपने घर में, दिन भर का कूड़ा उस डस्टबिन में कलेक्ट करते हैं, और जब कूड़े वाला आता है तो वो सारा कूड़ा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो वो सब कूड़ा डस्टबिन हम किस में डाल देते हैं, जो कि बड़ी गार्बेज की बिन आती है उसके अंदर वो डाल देते हैं। तो वो जब कूड़ा चले जाता है तो वो जो बंदा है, पर्सन आया है कूड़ा लेने के लिए, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से है, तो वो उस कूड़े को ट्रीट करते हैं, वो लोग सेपरेट करते हैं। किसी किसी ने देखा भी होगा तो बोलते हैं जो रसोई का कूड़ा है वो अलग से डाल दो आप, और जो दूसरा कूड़ा है उसको अलग से डाल दो, क्योंकि उन्हें आगे ट्रीटमेंट करना है। तो ये रेजिडेंशियल वाला कूड़ा है। तो यहाँ से आप रेजिडेंशियल का समझ गए होंगे, इसको एक बार रीड करो आप, और नोट करना है तो नोट कर लो। ओके, रेजिडेंशियल वेस्ट क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल। नाम से ही मैं समझ में आ रहा है कि इंडस्ट्री के अंदर से जितना वेस्ट है वो सब इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर आ रहा है। सॉलिड वेस्ट। अब इंडस्ट्रीज आर नोन टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू सॉलिड वेस्ट। रेजिडेंशियल को तो हम मानते ही हैं कि रेजिडेंशियल एरियाज का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सॉलिड वेस्ट के अंदर, और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज जो है वहाँ का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है सॉलिड वेस्ट को बनाने में। दे इंक्लूड लाइट एंड हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब इनके अंदर लाइट इंडस्ट्रीज भी आती हैं और हैवी भी आती हैं। लाइट जो हल्का फुल्का सामान बना रहा है, और हैवी इंडस्ट्रीज जैसे कि कोई मशीन बना रहा है या कोई व्हीकल बना रहा है, ट्रैक्टर की फैक्ट्री, तो वो सब हैवी व्हीकल्स के अंदर आ जाए। कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैब्रिकेशन प्लांट्स, फैब्रिकेशन जो फाइबर वाइबर से रिलेटेड होता है, यानी कि कपड़े वपड़े से रिलेटेड ना। उसके बाद कैनिंग प्लांट्स, पावर एंड केमिकल प्लांट्स, तो ये सब जो
लार्ज स्केल वाली इंडस्ट्रीज़ हैं और स्मॉल स्केल वाली इंडस्ट्रीज़ हैं। ये सब इंडस्ट्रियल कूड़ा सॉलिड वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ करती हैं, बना देती हैं। दीज इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस सॉलिड वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाउस कीपिंग वेस्ट। अब ये इंडस्ट्रीज़ सॉलिड वेस्ट बनाती हैं, हाउस कीपिंग वेस्ट, फूड वेस्ट, पैकेजिंग वेस्ट, एशेज, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन मटेरियल्स, स्पेशल वेस्ट, मेडिकल वेस्ट एज वेल एज अदर हैजार्डस वेस्ट। अब ये हाउस कीपिंग वेस्ट की तरह भी रिलीज होता है, क्योंकि जहाँ हमारा वर्क प्लेस है, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमें खाना भी चाहिए होगा, साथ में जो डेली की ज़रूरतें हैं उससे भी कूड़ा बनता है। तो क्या क्या कूड़ा बन रहा है? फूड का वेस्ट अगर हुआ है, कुछ हमने पैक्ड यूज़ किया है या फिर पैक्ड खाया है, तो वो सब भी पैकेजिंग का वेस्ट। जब वहाँ पर टेम्परेचर हाई करने की ज़रूरत होगी, तो अगर वहाँ से ऐश बन रही है, राख बन रही है, तो वो राख, एशेस, कंस्ट्रक्शन का कुछ पुराना कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ा गया और कुछ और वहाँ पर बनाया गया, तो जितना भी पुराना वेस्ट है, रबल, मलबा, वो सब भी इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर आ गया। और साथ में स्पेशल वेस्ट, यानी कि कुछ भी वेस्ट हो सकता है स्पेशल, जो कि वहाँ पर पर्टिकुलर प्रेजेंट है। मेडिकल वेस्ट एज वेल एज अदर हैजार्डस वेस्ट। अब मेडिकल वेस्ट भी हो सकता है वहाँ पर, क्योंकि हर जगह पर डिस्पेंसरी होती है, तो डिस्पेंसरी का वेस्ट हो गया, या फिर कोई बीमार है तो उसका जितना भी सॉलिड वेस्ट हो रहा है, तो वो सब भी सॉलिड वेस्ट के अंदर आ गया। तो ये सब आता है इंडस्ट्री से रिलेटेड, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है, जितना भी सॉलिड मटेरियल आ रहा है, ये सब इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है। एक बार आप इसको रीड करो, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कमर्शियल। कमर्शियल होता है कॉमर्स से रिलेटेड, कॉमर्स यानी बिजनेस से रिलेटेड, जिसमें सिर्फ अपना देखता है कमर्शियल। तो कमर्शियल फैसिलिटीज एंड बिल्डिंग्स आर येट अनदर सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट टुडे। अब इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, ये तो है ही, थोड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें कमर्शियल का भी आ रहा है। कमर्शियल का कैसे? कोई भी अगर फैसिलिटीज़ या फिर बिल्डिंग्स हैं जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए हम बना रहे हैं, जैसे कोई होटल हो गया या फिर कोई रेस्टोरेंट हो गया, कोई मार्केट है, तो इन टाइप का जो एरिया है कमर्शियल एरिया, वहाँ से जितना कूड़ा आ रहा है वो कमर्शियल सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है। तो यहाँ पर क्या क्या है? कमर्शियल बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज इन दिस केस रेफर टू होटल्स। अब होटल्स हो गए, मार्केट हो गई, रेस्टोरेंट हो गए, गोडाउन हो गए, गोदाम, स्टोर्स हो गए, या ऑफिस की बिल्डिंग हो गई। तो ये सब मेन काम क्या है? यहाँ प्रॉफिट कमाना ना। तो प्रॉफिट एरिया में जहाँ पर कमर्शियल रहता है, यानी कि बिजनेस रिलेटेड, तो जितने भी एरियाज हैं यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसका हम बोलते हैं कमर्शियल सॉलिड वेस्ट। सम ऑफ द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम दीज प्लेसेस इंक्लूड प्लास्टिक्स। अब यहाँ से क्या क्या वेस्ट आता है? प्लास्टिक, क्योंकि ज़्यादातर पैकेजिंग को प्लास्टिक ने पूरा कवर कर लिया है, प्लास्टिक हर जगह अवेलेबल है, तो ज़्यादातर वेस्ट यहाँ पर प्लास्टिक का होता है। फूड का वेस्ट होता है, जहाँ जहाँ इंसान रहेगा वहाँ वहाँ तो फूड रहेगा ही, तो फूड का वेस्ट। मेटल्स का वेस्ट, पेपर का वेस्ट, ग्लास, कांच का वेस्ट, वुड, लकड़ियों का वेस्ट, कार्डबोर्ड मटेरियल्स। अब कार्डबोर्ड
पैकेजिंग में कार्डबोर्ड हम यूज़ करते हैं, तो उन सब का वेस्ट। स्पेशल वेस्ट एंड अदर हैजार्डस वेस्ट, स्पेशल वेस्ट कोई पर्टिकुलर अगर वहाँ पर चीज़ यूज़ हो रही है तो उसका वेस्ट हो सकता है, या फिर अदर हैजार्डस वेस्ट। तो ये सब कमर्शियल वेस्ट के अंदर आ रहे हैं। फोर्थ है हमारे पास इंस्टीट्यूशनल। अब इंस्टीट्यूशनल में क्या क्या आता है? स्कूल्स, कॉलेजेस, प्रिजन्स, मिलिट्री बैरक्स और कोई भी गवर्नमेंट सेंटर्स। इंस्टीट्यूशन बेसिकली ये है ना कि जहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जैसे स्कूल्स में हो गए एजुकेशन पर्पस से, कॉलेज हो गया, प्रिजन्स हो गया, मिलिट्री बैरक्स जहाँ पर ट्रेनिंग होती है, और गवर्नमेंट के और भी काफ़ी सेंटर्स, यहाँ पर भी सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है। कॉमन सॉलिड वेस्ट यहाँ से क्या क्या होगा? प्लास्टिक तो कॉमन वेस्ट मान लो हर जगह से, तो यहाँ से कांच का वेस्ट हो सकता है, खिड़कियों में कांच लगा था, ऐसे ही कोई अगर तोड़ दे रहा है तो वो वेस्ट हो गया, या फिर कुछ केमिस्ट्री लैब में आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब टूट गई, बहुत तरीके से वेस्ट हो सकता है, तो ऐसे ही कांच का वेस्ट हो गया, रबर का वेस्ट हो गया। प्लास्टिक्स हर जगह है, फूड का वेस्ट, फूड तो जहाँ जहाँ इंसान है वहाँ वहाँ फूड है, तो फूड का वेस्ट, वुड, पेपर, मेटल्स, कार्डबोर्ड मटेरियल्स, तो जितनी चीज़ें यूज़ होंगी वो सब वहाँ कभी ना कभी वेस्ट मटेरियल भी बनेंगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज वेरियस हैजार्डस वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होते हैं क्योंकि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं, और हैजार्डस कैसे हैं क्योंकि केमिकल्स भी हो सकते हैं, तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो हैजार्डस वेस्ट के अंदर आ रही हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया है इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज में जो भी सॉलिड वेस्ट बन रहा है। फिफ्थ है हमारे पास कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एरियाज। अब कहीं भी कंस्ट्रक्शन हुई तो वहाँ के लिए पहले हमें डिमोलिशन भी करना होगा अगर पहला स्ट्रक्चर बना था, तो इन सब से भी सॉलिड वेस्ट हमारा बनता है। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन साइट्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम, ये भी सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम में अपना योगदान दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स इंक्लूड न्यू कंस्ट्रक्शन साइट्स फॉर बिल्डिंग एंड रोड्स, रोड रिपेयर साइट्स, बिल्डिंग रेनोवेशन साइट्स एंड बिल्डिंग डेमोलिशन साइट्स। अब कंस्ट्रक्शन साइट्स में क्या क्या आ जाएगा? कंस्ट्रक्शन साइट में अगर आप कहीं पर नई बिल्डिंग बना रहे हो तो वो भी आपकी कंस्ट्रक्शन साइट है। अगर आप कहीं पर रोड बना रहे हो तो एक तो तरीका होता है रोड के ऊपर ही रोड बना दो, एक होता है रोड को तोड़ के फिर हम प्रॉपरली बनाते हैं, तो डिमोलिशन कर रहे हैं, पहले तोड़ रहे हैं फिर बना रहे हैं, तो ये इसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हुआ। फिर साइड में अगर हम रोड को रिपेयर कर रहे हैं तो वो भी एक वेस्ट बन रहा है। बिल्डिंग रेनोवेशन साइट्स, अब कुछ बिल्डिंग का हम रिनोवेट करा रहे हैं, रेनोवेट मतलब पुराना कुछ था, हमें बिल्डिंग को पूरा चेंज नहीं करना है, बिल्डिंग के अंदर कुछ पोर्शन चेंज कराना है। जैसे कहीं पर हमने टाइल्स लगवाई और जो एरिया था उसको चेंज करा के वहाँ का पेंट कुछ और कर दिया और टाइल्स लगा दी, फर्नीचर दूसरा ऐड कर दिया, तो इस टाइप से हमने रेनोवेशन करा दिया, पुराना जैसा था उसमें चेंज करा के कुछ नया। तो रेनोवेशन साइट्स और बिल्डिंग डेमोलिशन साइट्स, तो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटी हो रही है तो वो सब आते हैं कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एरियाज, सॉलिड वेस्ट को बना रहे हैं। तो ये पॉइंट भी आप रीड कर लो। Some of the solid waste produced in these places include steel material, concrete, wood, plastics, rubber, copper wires, dirt and glass। अब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? स्टील का मटेरियल, पुराना सरिया लगा है तो स्टील का मटेरियल आ गया, कंक्रीट आ गया पुराना, वुड दरवाजे खिड़की,
प्लास्टिक तो हर जगह है, प्लास्टिक का कूड़ा, रबर, कॉपर वायर्स जो भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए होगी, डर्ट एंड ग्लास। तो जितने भी आप इमेजिन कर सकते हो कि कंस्ट्रक्शन अगर कहीं पर हो रही है तो वहाँ पर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा तो वो सब कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एरियाज के सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है। 2-4 टाइप अभी और रह गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करके हम मेथड्स पर आ जाएंगे कि क्या क्या मेथड्स हैं सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए। थैंक यू।